नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की, कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लासेस कैसी लग रही हैं इस पे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक जो है मुझे और प्रोत्साहन देगा। और अगर कुछ कमियां भी लग रही होंगी तो वो भी बताइएगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो एकदम परिपक्व होता है, एकदम सर्वज्ञ होता है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपकी कमियों का भी आमंत्रण है। और अगर आप जो भी चीज़ें रहेंगी आप बताइएगा, हम उस पर सुधार भी करेंगे। और अगर आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो भी बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। कुछ बच्चों का है, एक दो टॉपिक पेंडिंग है, उस पर भी हम जल्दी ही वीडियो लाने वाले हैं। तो जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मैंने कमेंट किया अभी तक उस पर जो है सर ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है। हमारा ध्यान पूरी तरीके से रहता है। और यूट्यूब के बच्चों से इसलिए भी रहता है कि भाई इस प्रतिस्पर्धा के दौर में यदि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे स्नेह दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो हम ऐसे व्यूवर्स जो हमारे अनमोल व्यूवर्स हैं, तो हम उनको तो हर्ट कर नहीं सकते। तो आपकी भी चीज़ें पूरी होंगी, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए निश्चित तौर पे। और देख ही रहेंगे डेली जो मैंने कमिट किया था आज के 4 महीना पहले, निरंतर दे रहे हैं। कहीं भी आप देखिएगा इस तरीके का प्रयास नहीं हो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसको चलाने के पीछे मुझे एक भारी व्यय करना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि मैंने वादा किया था कि भाई मुख्य परीक्षा में हम पूरी तरीके से सहभागी रहेंगे। और अब इधर हमारा एक प्रयास और रहेगा कि हम यूपीएससी के बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम ला रहे हैं अब की बार मेंस पार सीरीज। तो जो बच्चे यूपीएससी का मेंस को लेकर के सीरियस होंगे वो भी संस्थान में आए, ज्वाइन करें। और एक मेंटरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं ताकि जो है आपका चारों पेपर की तो तैयारी हो ही हो, साथ ही समग्रता के साथ आपको एक मार्गदर्शन भी मिले कि चीज़ों को। क्योंकि होता क्या है कि एक उचित मार्गदर्शन के अभाव में बच्चे भटक जाते हैं। और इस समय तो देख ही रहे होंगे कि मटेरियल्स की पूरी भरमार है। तो ऐसी स्थिति में संस्थान का, चूँकि बहुत सारे हमारे बच्चे जो हम लोग चूँकि यूपीएससी की ही कोचिंग से जुड़े हैं, तो उनका भी था कि सर एक जो है मेंटरशिप प्रोग्राम लाया जाए संस्थान की तरफ से। तो जल्द ही अनाउंस होगा। और यदि आप लोग इच्छुक हों तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। यूपीएससी सीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 2000 ये 25-26 अभी इसका भी जैसे पीसीएस का चल रहा है वैसे यूपीएससी का भी जो है हम चलाएंगे। प्रश्न नंबर जो है ये जीएस के प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न है। और लोकतंत्र की उभरती प्रवृत्तियों के साथ लोक सेवा की बदलती भूमिका पर प्रकाश डालना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आप लोगों से रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि आप लोग भी लोक सेवा का ही हिस्सा बनने जा रहे हैं, वही सिविल सेवक बनेंगे। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि जो बदलती परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से लोक सेवा में कैसे क्या परिवर्तन होने चाहिए उसी की चर्चा करनी है। 8 अंक का प्रश्न है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। कि लोकतंत्र की उभरती प्रवृत्तियों के साथ लोक सेवाओं की बदलती भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो थोड़ा सा मतलब लोक सेवा की स्थिति को स्पष्ट करें तो देखेंगे कि भारत में प्राचीन काल से ही लोक सेवाओं का अस्तित्व रहा है, जिनकी प्रवृत्ति और भूमिका विभिन्न कालखंडों में शासन की मांगों, समाज की अपेक्षाओं में बदलाव के साथ परिवर्तित होती रही है। भाई जैसे ही अगर मानव सभ्यता का अगर विकास का क्रम देखेंगे, तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आएंगे तो हम देखेंगे वहाँ भी कहीं न कहीं एक बेहतरीन जो है वो नौकरशाही तो रही होगी। इसके बाद जब हम जनपद से महाजनपद की तरफ जब बढ़ते हैं और राज्य से साम्राज्य का निर्माण होता है, तो मौर्यों के समय में देखेंगे तमाम ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है जो वर्तमान में जैसे समाहर्ता का पद है। और समाहर्ता मतलब वही कलेक्टर का पद जो वर्तमान में। तो ये सब चीज़ें मौर्य काल से चली आ रही हैं और विभिन्न राजतंत्रों के माध्यम से ये वर्तमान में भी अस्तित्व बनाए रखी हुई हैं। तो वही आप बता रहे हैं। यदि ब्रिटिश काल में इसकी भूमिका को देखें तो यह अपने मातृ देश ब्रिटेन के हितों की पूर्ति हेतु नीतियों को लागू करने और राजस्व संग्रह करने की थी। मतलब अब कैसे प्राथमिकता बदल रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान में अगर देखा जाए तो नौकरशाही और सुदृढ़ स्थिति में आई, लेकिन उस नौकरशाही का उद्देश्य क्या था, अपने मातृ देश मतलब अंग्रेजों का मातृ देश कौन था, ब्रिटेन था, न कि भारत। तो अपने मातृ देश के हितों का जो है वो
पोषण करना था। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो भी नीतियां थी वो देखा जाए तो जो एक प्रकार से सिविल सेवाओं की जो भूमिका होती है उसके अगेंस्ट अपने देश के हितों की पूर्ति करना था, न कि भारत के। और इसलिए देख रहे होंगे कि वो हर स्तर से जो है वो धन के निष्कासन मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ की चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे और भारत को पूरी तरीके से निचोड़ने का काम किए। तो यहाँ सिविल सेवा की जो है प्राथमिकता बदल गई, क्योंकि भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का। किंतु स्वतंत्रता के बाद भारत की बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गया। मतलब स्वतंत्रता के बाद भाई भारत आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के लोगों द्वारा भारत पे शासन किया जाने लगा। तो जब भारत के लोगों द्वारा भारत पे शासन किया जाने लगा तो भाई यहाँ क्या था कि भाई जो हम 200 साल की औपनिवेशिक गुलामी में एकदम जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, तो उसको फिर उनका रीस्ट्रक्चर करना था, मतलब उन्हें पुनः खड़ा करना था। तो ऐसी स्थिति में लोक कल्याण वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया और जो नौकरशाही में मतलब लोक सेवा में सबसे ज़्यादा भूमिका इसी को दिया गया तत्काल में। और वर्तमान में भी देखा जाए तो कहीं न कहीं वो धारा चली आ रही है। आज भी नौकरशाही में जो एक मजबूत स्तंभ है वो क्या है कि लोक कल्याणकारी भूमिका में होना। तो कैसे आप बता रहे हैं कि भाई ये जो लोकतंत्र में लोक सेवाओं की जो भूमिका है वो कोई नवीन अवधारणा नहीं है कि वो आज आधुनिक अवधारणा है। इसकी संकल्पना प्राचीन काल से है, जब से मानव समाज का जो है वो अस्तित्व हुआ। और ये हालांकि कालखंड के हिसाब से बदलते रहे। आपने ब्रिटिश काल की चीज़ों को उदाहरण देके बताया कि भाई कैसे वहाँ की प्राथमिकता बदली और आज़ादी के बाद भारत की चीज़ों को लेकर के कैसे जो है वो लोकशाही में जो है परिवर्तन आया। चलिए वर्तमान में इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में देखा जाए तो सहानुभूति, दक्षता, निष्पक्षता और सच्चरित्रता शामिल है। मतलब इतने ये 4 चीज़ हैं इसके जो है मार्गदर्शक सिद्धांत हैं किसके, लोकशाही के। फिर लोक सेवाओं की बदलती भूमिका में अगर देखा जाए तो नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, क्योंकि प्रश्न का तो एक पार्ट यही है ना कि लोक सेवाओं की बदलती भूमिका। तो लोक सेवाओं की जो बदलती भूमिका उसमें सबसे पहला है कि नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण होना। मतलब कि वर्तमान में लोक सेवाओं का दृष्टिकोण नागरिक केंद्रित हो गया है एवं अब इनसे अपेक्षा की जाती है कि वे नागरिकों की ज़रूरतों एवं कल्याण को जो है वो प्राथमिकता दें। कब, आज़ादी के बाद के भारत में और वर्तमान में भी, जबकि अंग्रेजों के समय ये प्राथमिकता नहीं थी। तो ये जो है बदलती भूमिका को दिखा रहा है कि नहीं भाई भारत आज़ाद हुआ और जैसे ही आज़ाद हुआ जो हमारी नौकरशाही है उसकी जो भूमिका है वो बदल गई। अब जो नौकरशाही पहले शोषण पे आधारित थी, लाल फीताशाही पे आधारित थी और अपने आप को लाट साहब वाली भूमिका में थी, अब उसकी जो है भूमिका हो गई वो जनता के सेवक की। मतलब लाट साहब नहीं रहेंगे आप, जनता के सर्वेंट हैं आप। पहली बात, जनता की आप सेवा करेंगे और अधिकतम लोगों के अधिकतम खुशी, मतलब जो उपयोगितावादी सिद्धांत है उसके तहत जो है आप काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नीति निर्माण एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन में भी अगर देखा जाए तो जो नौकरशाही है उसकी चीज़ें बदल रही हैं। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोणों का समावेश होता है। इसमें लोक सेवक विशिष्ट सलाह प्रदान करने एवं समाज पर नीतियों के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब वर्तमान में क्या है कि लोक सेवकों का जो दायरा है, लोक सेवा का दायरा वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया। वो नीति निर्माण में भी अगर देखा जाए तो भाई नीति निर्माण में भूमिका, प्रभावी भूमिका में मतलब ड्राइविंग मोड पे तो संसद होती है, विधायिका होती, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी भूमिका देखा जाए तो नौकरशाही की होती है। और साथ ही साथ ये नीति निर्माण के साथ साथ उसके क्रियान्वयन में और उसके मूल्यांकन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन्हीं की होती है। तो ये कितना बहुआमी तरीके से जो है वो चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं वर्तमान में, वो आप बता सकते हैं इन 2 पॉइंट से कि भाई इनमें सबसे पहले तो नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण का डेवलप हुआ और नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं। फिर जो है सहयोग एवं साझेदारी, मतलब अब जो है लोक सेवा में सहयोग और साझेदारी की भावना का विकास हो रहा है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समूहों
सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जो है वो कार्य करना होता है। ऐसे में आपसी सहयोग एवं साझेदारी नीतियों का कार्यान्वयन प्रभावशीलता को जो है वो बढ़ा देती है। क्योंकि भाई यहाँ तो वही है ना कि विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका, फिर तमाम एनजीओज हैं जो, और इन सभी का अगर एक सम्मिलित उद्देश्य देखा जाए तो समाज का, लोग का, देश का कल्याण करना है, मतलब उसको सुख शांति समृद्धि लाना है वहाँ। तो ऐसी स्थिति में अगर तीनों चारों जो धाराएं हैं, अगर इसमें जो है एक समानता नहीं रहेगी, एकजुटता नहीं रहेगी और आपसी सहयोग नहीं रहेगा, आपसी साझेदारी नहीं रहेगी, तो चीज़ें बिखरेंगी। कि भाई अगर किसी चीज़ को विधायिका कुछ कोई नियम कानून बना रही है, न्यायपालिका जो है उसको खारिज कर दे, या न्यायपालिका अगर विधायिका का साथ भी दे दे कि नहीं ठीक है चलो ये आपने अच्छा काम किया, नौकरशाही उसका सही से क्रियान्वयन ही ना करे, एनजीओ के लोग हैं वो उस तरीके की भूमिका में ही ना आ पाए, तो फिर चीज़ें तो बिखर जाएंगी। इसीलिए कहा गया है कि भाई सबका साथ सबका विकास, मतलब अगर सभी लोग मिलकर चलेंगे तो सबका विकास सुनिश्चित होगा। और वही आप बता रहे हैं कि साझेदारी सहयोग के माध्यम से जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न संगठन हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनमें होना चाहिए और इस तरीके से काम की दक्षता और प्रभावीता दोनों बढ़ जाएगी। फिर बहुस्तरीय शासन में विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्ता के उदय के साथ लोक सेवाएं बहुस्तरीय शासन की मांगों के अनुकूल जो है वो परिवर्तित हो रही हैं। क्योंकि भाई शासन का तो मुख्य ध्येय ही यही है कि हम जो है समाज के तृणमूल स्तर तक जो है शासन की चीज़ों को संचालित करेंगे। और वो कब हो पाएगा? जब आप जो है इसका विकेंद्रीकरण करेंगे, मतलब सत्ता का जो है वो पार्टी सेपन जो है वो सबसे अंतिम पायदान तक के लोगों तक होना चाहिए। और ये आप वर्तमान में अगर देख रहे होंगे कि किस तरीके से पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उसके माध्यम से भाई केंद्र राज्य पहले दो ही अवधारणा थी, लेकिन अब पंचायतों वाली अवधारणा की, और पंचायतें जो हैं वाकई में लोकतांत्रिकरण में, शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे पंचायत स्तर पर सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं, और उनको भी कमोवेश उसी तरीके के राइट्स हैं जैसे जिले स्तर पर विधायक, सांसद होते हैं या जो पदाधिकारी होते हैं। तो ऐसी विविधतापूर्ण स्थिति में जो है लोक सेवाओं का जो चरित्र है वो बहुत ही सकारात्मक तरीके से बदल रहा है, तो आप इसका भी उल्लेख करें। फिर नैतिक मानक और सत्यनिष्ठा, लोक सेवकों से व्यावसायिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानक को बनाए रखने की जो है वो अपेक्षा की जाती है। और इसीलिए देखिए ये अपेक्षा आपकी तैयारी से ही शुरू हो जाती है, और सुशासन के तहत आप अभी पेपर 2 में पढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से एकदम हूबहू मिलता जुलता प्रश्न आपको पेपर 4 में मिलेगा जो आपका एथिक्स का पेपर है। और वहाँ तो आपसे कितनी चीज़ों की उम्मीद करी जा रही होगी, और पेपर 4 में का यदि मेरा क्वेश्चन देखेंगे या टेस्ट सीरीज में जो मैंने प्रश्न कराए होंगे तो आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक से लिंक हो पा रहे होंगे। संस्थान के द्वारा ये कुछ बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो हमारा अब की बार मेंस पर नाम से ही विदित है कि उन बच्चों के लिए जो मुख्य परीक्षा जिनको देनी होती है, और ये प्रत्येक मुख्य परीक्षा के समय स्टार्ट होता है। और ये एक हमारा बैच है शून्य से शिखर बैच, ये बैच हमारा वर्ष भर चलता है। और इस बैच की खासियत यही है कि ये थोड़ा सा कछुए की गति से चलता है, कि मतलब डेली आपको 2 से 4 प्रश्न दिए जाएंगे करने के लिए, लेकिन ये समग्रता से चलता है। मतलब इस बैच में आपका कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाए। और यहाँ तो हमारी एक बाध्यता होती है, चूँकि बच्चे जो हमको मिलते हैं उनके लिए हम 2.5 से 3 महीना ही प्रयास कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका मुख्य परीक्षा रहता है। लेकिन उन 2.5-3 महीने में भी हमारा प्रयास ये रहता है करीब करीब हम 500 से ज़्यादा प्रश्न जो है इसके माध्यम से करा दें। और अभी जो हमारे टेस्ट सीरीज हो रहे हैं कि मतलब डेली हम 8 से 10 प्रश्न बच्चों को दे रहे हैं, और वो लिख करके दिखा रहे हैं, उनका हम प्रॉपर वे में मूल्यांकन कर रहे हैं, मॉडल आंसर दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और यहाँ क्या है कि चूंकि समय हमारा पास बच्चे रहते हैं, यहाँ तो हमारे वो हम उन बच्चों को इनवाइट करते हैं कि जो 2025 में जिनको देना है, 26 में देना है, 27 में देना, मतलब भविष्य में कभी भी देना है, तो वो इस बैच से जुड़े और यहाँ अपने उत्तर लेखन के साथ साथ मतलब अपने पूरे टॉपिक की जो है आप तैयारी कर सकते हैं संस्थान के इस टेस्ट सीरीज माध्यम से जुड़ करके। तो ये दोनों बैच, देखिए प्रक्रिया वही होती है कि हम आपको प्रश्न देंगे, आप लिख करके दिखाएंगे,
उसका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, फिर जो है मॉडल आंसर दिए जाएंगे। बस फर्क ये होता है गति का। चूंकि यहाँ समय रहता है तो स्लो स्लो चीज़ें होती हैं, तो आपके पास भी थोड़ा सा ज़्यादा व्यापक स्तर पे पढ़ करके उत्तर लिखने का अवसर होता है। और चूंकि ये एकदम ओरिएंटेड बैच होते हैं, यहाँ समय अभाव रहता है, तो यहाँ और हम ये और इस बैच में वो बच्चे जुड़ते भी हैं जो पीटी पास किए होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ गति तेज होती है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा गति तेज होती है, क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने में 500-550 प्रश्नों को कराना भी एक चैलेंजिंग होता है। तो वही चीज़ें हैं, लेकिन फ्रूटफुल दोनों हैं। आप लोग जिस योग्य अपने आप को समझो इससे ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, बिना मुख्य परीक्षा पास किए आप पीटी पास करते रहिए, पीटी का रिकॉर्ड बनाते रहिए, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और एक बार कायदे से 6-7 महीना मुख्य परीक्षा को तैयार कर लीजिए, फिर पीटी पास करिएगा, फाइनल सिलेक्शन लेकर के निकल जाइएगा। ये कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं जो मैंने दिया था, आप लोगों ने लिख के दिखाया। और इसी तरीके से जो देखिए मार्किंग की जाती है, देखिए सारा कमेंट किया गया है, मतलब पूरी कॉपी भरी हुई है, जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं या जो चीज़ें आपको ऐड करनी है। साथ ही साथ अगर आपका देखिए यहाँ अगर ये 8 में 2.5 नंबर पाए हैं तो क्यों पाए हैं, इतना ज़्यादा कमेंट किया गया है इनकी कॉपी में। और कमेंट के साथ साथ जैसे ही कॉपी चेक हो जाएगी सेम डे ही फिर इसी तरीके से आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। ये नहीं है कि बस कमेंट करके छोड़ दिए, मतलब कमेंट तो हम करेंगे कि आप में ये कमी है, प्रस्तुतिकरण में सुधार करने की ज़रूरत है, या वाक्य स्पष्ट नहीं है, या वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं, या ये पॉइंट छूट गए हैं, ये अनावश्यक पॉइंट हो गए, सारी चीज़ें तो हम बताएंगे ही बताएंगे। क्योंकि आपका नंबर मैंने काटा, और अगर मैंने नंबर काटा तो मेरा दायित्व है कि मुझे आपको बताना है कि भाई नंबर क्यों कटा है या आपका नंबर कैसे इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ ये मॉडल आंसर भी रहेंगे कि भाई ये एग्जाम के समय में केवल आप इनको भी अगर दोहरा के चल जाते रहेंगे तब भी आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। हालांकि इनमें कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है, जैसे लोक सेवकों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह, गैर पक्षपाती और गैर पूर्वाग्रही होना चाहिए। साथ ही साथ इनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, निलंबन में से संबंधित सभी पहलुओं को और ज़्यादा प्रबंधित करने की आवश्यकता है। मतलब पीछे तो हमने लोक सेवकों से ये अपेक्षा की कि भाई लोक सेवा कैसे होने चाहिए, लोक सेवा में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से वो बदल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं। समस्याओं में सबसे पहला समस्या यही है कि भाई जो लोक सेवक होते हैं, लोक सेवा में गैर पक्षपात, गैर जो है तरफदारी की चीज़ें होनी चाहिए। मतलब किसी भाई भतीजा भात की भावना नहीं, जो लाभ लोभ की प्रवृत्ति से ग्रसित होकर के किसी के पक्ष में एक तरफा फैसला नहीं लेना होता है। क्योंकि जो लोक सेवक होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती, और अगर वो इस तरीके से चीज़ें लेते रहेंगे तो एक लोग के लाभ पहुँचाने के चक्कर में बहुत लोगों का बहुत व्यापक स्तर पर जो है वो नुकसान कर देंगे। तो वही आप बता रहे हैं कि भाई जवाबदेह होना चाहिए, साथ ही साथ गैर पक्षपाती और गैर पूर्वाग्रही जो है होना चाहिए। मतलब पूर्वाग्रही भी नहीं होना चाहिए और पक्षपाती भी जो है वो नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज़, भाई इनको भी अगर ये सारी चीज़ें अगर ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनके भी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और कार्यकाल की एक अवधि तय होनी चाहिए कि कोई भी अधिकारी जो है वो ऐसा ना हो कि कोई सत्ता पार्टी का लोकल विधायक सांसद है और ज़िले का जो कलेक्टर है वो उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है। और वो अनुसार काम करने में समस्या नहीं है, अगर आप सही सुझाव देंगे तो डीएम कलेक्टर बैठे ही किस लिए हैं भाई, आपके ही मातहत लोग हैं, आपके ही अनुसार काम करें। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ क्या है कि ये लोग अपने अनुसार डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं और अपने लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए अनैतिक जो दबाव बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आए दिन देख रहे होंगे जो जिले के अधिकारी होते हैं, जो नेता होते हैं, और वो भी सत्ताधारी दल के जो नेता होते हैं, आए दिन जो है वो टकराते रहते हैं। और उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है अगर उच्च स्तर तक नेतृत्व जो है वो समझ रहा है कि नहीं अधिकारी ईमानदार है, गलती हमारे माननीय की है, तो वो अधिकारी बचा रह जाता। नहीं तो जनरली होता क्या है कि इतना ज़्यादा शीर्ष नेतृत्व पे दबाव बनता है कि उस ईमानदार अधिकारी का जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जैसे अशोक खेमका का ही उदाहरण लीजिए, जो हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं, उनको ही कितना तबादलों का दंश झेलना पड़ा। इसी तरीके से कई ऐसे अधिकारी हैं, हमारे नोन में भी बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो वाकई में परेशान रहते हैं कि वो अपनी चीज़ों को और बेहतर तरीके से इसलिए नहीं कर सकते कि जैसे ही करने कुछ सोचते हैं, कुछ नया, कुछ तूफ़ानी,
तो उनके साथ ही तूफान आने लगता है। तो ये सीमाएं हैं, तो इस सीमाओं के भी निराकरण की आवश्यकता है। इन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया है। अब आप इस योजना का भी शुरुआत कर सकते हो। मिशन कर्मयोगी पीटी के लिए भी उपयोगी है कि मिशन कर्मयोगी क्या है, कब शुरू हुआ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है कि न्यू इंडिया की दृष्टि को आत्मसात कर उचित दृष्टिकोण, कौशल एवं ज्ञान के साथ भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल लोक सेवकों को जो है वो तैयार करना। मतलब जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं जिस हिसाब से, उसी अनुसार जो है लोक सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए और उन समस्याओं के समाधान के लिए उनको प्रभावी बनाया जाए। तो ये एक मिशन कर्मयोगी का जो है वो उद्देश्य है। और चूंकि सरकारें समझ रही हैं, क्योंकि भाई जो कार्यपालिका है वो एक मजबूत स्तंभ होता है शासन व्यवस्था का, तो उनको जब तक सशक्त नहीं किया जा सकता है तब तक सही मायने में कोई भी नीतियाँ वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पा पाएंगी। तो आप इनका भी उल्लेख करिएगा। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर तो यहीं तक था और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, साथ ही साथ कैसे भूमिका लिखनी, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, इस बारे में भी जो है हम आपको बता पाएंगे। और ये प्रश्न ऐसा है, देखिए सुशासन से तो है, लेकिन ये आपके एथिक्स के पेपर 4 में भी आ सकता है, तो इसका आप दोहरा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सिविल सेवा को लेकर के वहाँ भी टॉपिक है, यहाँ भी है। तो जहाँ जैसे आएगा आप उसका उपयोग करिएगा। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का सबसे सरल और सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि यहाँ आप अपनी क्वेरी को लिख के भेजेंगे, हमारे एडमिन तुरंत जवाब देंगे। कोई भी चीज़ें नई होती हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई नई सूचना आती है या करंट अफेयर्स की चीज़ें होती हैं, यहाँ हमारे एडमिन्स के द्वारा डाली जाती हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमसे भी कुछ बात करना चाहेंगे तो मुझे टैग करके चीज़ें करेंगे तो हम भी रिप्लाई देंगे। और ये 2 चैनल हमारे, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल और दूसरा जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, समृद्धि आयुष का। यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही के चैनल है और इससे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो जब तक आप इस स्तर पर सहयोग नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। तो हमारा ये बहुत विश्वास है कि आपको यदि चीज़ें अच्छी लग रही होंगी तो आप ज़रूर इतना काम संस्थान के लिए, चैनल के लिए करेंगे। आपको यदि हमारे किसी बैच से जुड़ना हो या हमसे बात करनी हो तो 7303075007 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।